ठीक है, अब हम करते हैं पढ़ाई। तो आपको कहाँ कहाँ पर देखा है आपने कॉन्टैक्ट फोर्स, बताओ जरा, कहीं देखा है आपने डेली लाइफ में, बताओ ना। सर जैसे सर जब सर जैसे हम हम किसी चीज को उठाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं। ये भी बोल सकते हो, धक्का लगाते हैं, सर हम कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो। सर जैसे किसी चीज को खींचते हैं। बिल्कुल, ये भी बोल सकते हो, आप खींचते हैं तब भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो हम सबसे पहले वही देख लो कि जब हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पुशिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? पुशिंग फोर्स। और पुशिंग और फोर्स। जिस सरफेस पे हमारा जो कांटेक्ट होता है ना ग्राउंड का, और ग्राउंड और इस जो बॉक्स है उसके बीच में कांटेक्ट की वजह से एक और फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसको क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। ये भी कांटेक्ट की वजह से आता है। और किसी बॉक्स को आप हाथ लगा के धकेल रहे हो तो आपके हाथ टच कर रहे हैं ना किसी बॉक्स पर, यस तभी तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स, यानी कि पुशिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, दो फोर्स हो गए। फ्रिक्शन फोर्स का फोर्स विच ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन होता क्या है? जैसे कि आप ये बुक देख रहे हो, आगे दो ये बुक देख रहे हो। यस सर। अगर मैं एक बुक को इसके ऊपर स्लाइड करने की, छोटी बुक को इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके इस सरफेस के और इसके इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि इसकी मोशन को चाहता है कि न हो, मोशन ना हो। तो किसकी वजह से आया है? क्या कांटेक्ट की वजह से आया है? अरे अगर इस बुक को मैं इससे बिना कांटेक्ट कराए ऐसे उठा के मूव कराऊं तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा? नो सर। नहीं आएगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स जो होता है, जैसे कि आपने एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दी, तो क्या उस ऊपर वाली बुक का वेट नीचे वाली बुक पे लगेगा? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, आप जिस कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, अभी आप जिस कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपका वेट कुर्सी के ऊपर लग रहा है, क्या कुर्सी भी आपके ऊपर वेट लगा रही, फोर्स लगा रही है, जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं? यस। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, Yes, लास्ट क्लास में बताया था। यस सर। तो ये भी क्या कांटेक्ट की, आप अगर कुर्सी से खड़े हो जाते हो तब भी कुर्सी आपके ऊपर फोर्स लगाती है क्या? नहीं लगाती ना। तो क्या आपका नॉर्मल फोर्स क्या कांटेक्ट की वजह से आया है? आया है कि नहीं? हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स जो होता है वो भी आपका क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। सिमिलरली आप देखोगे किसी बोल दो आप, किसी बॉल को फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल को पानी में डाल दो तो होता क्या है? देखो, कुछ बॉल्स को देखा होगा आप, तैरती रहती हैं, कुछ बॉल्स होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है, देखा है? यस सर। देखो उसमें क्या होता है, उसका वेट लगता है नीचे, और जो आपका एक होता है बायोएंट फोर्स आप पढ़ोगे 11th क्लास में। बायोएंट फोर्स आप इस तरह से बोल सकते हो कि आपने कभी देखा है कि उल्टा जग पानी में डुबो के देखा है? उल्टा जग करके पानी में जबरदस्ती, बाल्टी में जबरदस्ती रखेगा है अंदर की तरफ, ताकत आपको ताकत लगानी पड़ती है, नहीं पड़ती है गिलास को या जग को पानी में धकेलने के लिए? सर लगानी पड़ती है। वो जो फोर्स जिसका अपोज करने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ रही है, उसी को हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। क्या वो भी कांटेक्ट की वजह से आता है? यस सर। भाई आप जग को पानी में डालोगे तभी तो आ रहा है, जग को उठा के बाल्टी के साइड में रख दो तब तो नहीं आ रहा ना। नो सर। तो बोलेंगे बायोएंट फोर्स भी आपको अपवर्ड जो फोर्स लगता है, गुड इवनिंग, उसको भी हम क्या? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली हमारा क्या होता है? टेंशन फोर्स। मान लो आपने देखा होगा कि टेंशन फोर्स आपने कहाँ देखा होगा डेली लाइफ में? आपकी इस तो ज्यादा है, आपने देखा होगा कहीं झूला देखा है? झूला
Yes, Yes, sir. sir. Yes, जब sir. झूले को उतारते हैं तो रस्सी ऐसे पेड़ के ऊपर पड़ी रहती है। आप अगर कोई दूसरी साइड से रस्सी को पकड़ ले, आप दूसरी साइड से आप रस्सी को खींचो, क्या आपको खींचने, जब जिसने पकड़ी है रस्सी को जिसने पकड़ा है वो अपने नीचे की तरफ खींच रहा है, आप उसको दूसरी साइड से खींच रहे हो, क्या उसमें एक टेंशन जनरेट हो जाती है रस्सी में? Yes, अरे sir. Yes, जैसे sir. देखो, ये कोई रस्सी थी, मान लो ये कोई रॉड है, इसके इस साइड से कोई रस्सी लटकी हुई है, एक इस साइड में, आपको उस साइड में दिख नहीं पा रहा ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके रखता हूँ। जैसे ये माउस दिख रहा है आपको? माउस, Yes, sir. Yes, sir. तो माउस का वेट क्या नीचे की तरफ लग रहा है? माउस का वेट Yes, sir. वेट Yes, नीचे sir. की तरफ लग रहा है, लेकिन Yes, sir. आप जहां से मैं इस माउस को पकड़ा हूँ, क्या इस केबल में टेंशन होगी, खिंचाव होगा कि नहीं होगा केबल में? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. इसका वेट चाह रहा है कि ये नीचे आ जाए और ये स्ट्रिंग चाह रही है कि ऊपर रहे, इसलिए क्या ये कांटेक्ट की वजह से आया है। अगर मैं यहाँ से इसको काट दूं, जो कि मैं नहीं काटूंगा तो मेरा माउस खराब हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं काट दूं तो क्या इस केबल में टेंशन रहेगा? No, sir. No, sir. नहीं रहेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टेंशन ही एक कांटेक्ट फोर्स है? Yes, sir. Yes, Yes, वो sir. sir. वो टेंशन नहीं जो आप खेलने की लेते हो, वो टेंशन जो किसी एक वायर में या एक स्ट्रिंग में अपोजिट साइड से पुल कर की जाती है, वो भी क्या होती है? एक कांटेक्ट फोर्स। सर एक बार फिर बता दो तो। देखो, जैसे कि आप एक तरह से देखो, ये माउस दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, माउस क्या चाहता है? माउस चाहता है कि नीचे की तरफ चला जाऊंगा, चाहता है कि नहीं चाहता है? Yes, sir. ग्रेविटी इस माउस को अपने नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन मैंने उसको हाथ से पकड़ रखा है, तो क्या ये जो केबल है इसके अंदर स्ट्रिंग में टेंशन होगी? Yes, sir. टेंशन Yes, sir. मतलब तनाव, हिंदी में बोलते हैं टेंशन को तनाव बोले या खिंचाव बोले। क्या इसमें खिंचाव होगा? Yes. इस केबल में Yes, अगर sir. इसमें खिंचाव होगा, क्या Yes, ये sir. इसके कांटेक्ट की वजह से आया है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. भाई ये लटका हुआ है तभी तो इसमें खिंचाव आया है। तो क्या टेंशन को मैं कांटेक्ट sir. फोर्स बोलूंगा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ कांटेक्ट फोर्स सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, अब हम sir. आते हैं नॉन कांटेक्ट sir. फोर्सेस पे। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे आपको याद है ग्रेविटेशन, न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे तो एप्पल Yes, अपने sir. आप ऊपर से नीचे गिरा था, Yes, गिरा था कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो क्या एप्पल को Yes, रस्सी sir. डाल के खींचा था क्या? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, no. नहीं, कांटेक्ट में था क्या एप्पल के? नहीं था। No, sir. तो इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। Non-contact. Non-contact force. अच्छा, क्या आप कभी मैग्नेट्स के साथ खेले हो? मैग्नेट्स के साथ में Yes, Yes, sir. sir. अब देखोगे, अगर मैग्नेट्स को एक साइड से, पहले आपने दो मैग्नेट ली, पहले देखा आपने ऐसे चिपक रही है, मान लो ये चिपक रही, फिर आप एक मैग्नेट को उसमें से उल्टा कर दो, तो क्या मैग्नेट एक दूसरे को दूर भगाएंगी? Yes, sir. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या Yes, मैग्नेट दूर भगाएंगी? तो चाहे दूर भगाएं Yes, sir. या एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? Magnetic मैग्नेटिक force. फोर्स। आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आप किसमें? 10th क्लास में। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आप 10th क्लास में थोड़ा सा। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। तो क्या ये भी बिना कांटेक्ट किए हुए आता है? No, sir. भाई No, sir. मैग्नेट को मैग्नेट से दूर रखते हो तभी आपकी पीछे वाली मैग्नेट को आगे धकेल देता है वो। देखो यहाँ पे एग्जांपल Yes, sir. बिना छुए मैग्नेट को दूर भगा रहा है, बिना Yes, छुए। sir. तो क्या ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स भी। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। Repel करता है. सिमिलरली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। Attract करते हैं. attract करते हैं. Attract तो करते होता हैं. क्या है, जब आपका नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज दिखता है, वो देख लेता है भाई तू आजा मेरे पास,
आजा मेरे पास। तो बिना देखे, बिना कुछ रस्सी डाले, बिना किसी को छुए, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? यस सर। अब आता है न्यूक्लियर फोर्स पे। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई? न्यूक्लियर फोर्स होता है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब देखो, आपको एटम पता है? एटम, यस सर। एटम के Yes, अंदर, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। उन न्यूक्लियस Yes, के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स। उनके बीच में बिना छुए एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। आप इसको 12th में पढ़ोगे, एक्चुअली इसको पढ़ोगे कहाँ? 12th में पढ़ोगे न्यूक्लियर फोर्स, जो कि बिना छुए लगता है। या फिर बोले हम प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो कि बिना छुए लगता है। ये भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। अब देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे वीक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फोर्स की, उससे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, उससे ज्यादा होती है न्यूक्लियर फोर्स की। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है आपकी किसकी? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर। तो इसीलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है ये सारी चीजें। सर अब हम हाँ बताओ। सर मेरे को न्यूक्लियर फोर्स समझ नहीं आया। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है बेटा? देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है वहां पे। देखो आपका क्या होता है कि अभी आपका इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है ये। एटम होता है, पहले आप एटम देखो। एटम होता है, एटम समझते हो? एटम, यस सर। एटम के अंदर क्या होता है, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं। कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा ऐसे घूम रहे होते हैं। तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, उसी को फोर्स को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आई मेरी बात? न्यूक्लियर फोर्स सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब हम व्हाई डू वंडर, मतलब ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में। अभी हम चीजें देखेंगे डेली लाइफ में। When a ball moving on a ground slow down gradually, अगर हम एक बॉल को लें ऐसे रोड पे लुढ़का दो आप, धीमे धीमे जाके धीमे होती जाती और रुक जाती। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या? सर एक बार रिपीट करना। मान लो मैंने एक बॉल को ऐसे लुढ़का दिया, आगे फेंक दिया मैंने। वो धीमे धीमे चलते स्लो होती जाएगी और एक जगह पे जाके रुक जाएगी। क्यों होता है ऐसा? चलती क्यों नहीं रहती है हमेशा? कम हो जाता है। के कारण बहुत कम हो जाता है और फिर बाद में कम हो जाती है। और कोई बताना चाहेगा? देखो मैंने आपको, जब दो सरफेस आपके कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जब दो सरफेस आपके कांटेक्ट में होते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जो कि उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये बॉल थी, ठीक है, यहाँ पे आई पहले, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई और यहाँ पे जाके रेस्ट। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे होगी 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। वेलोसिटी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, क्या इसका जो ये सरफेस है, इस सरफेस के नीचे, या फिर मैं
ये ना लेके एक काम करता हूँ, बॉक्स लेता हूँ, कोई बॉक्स से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। एक बॉक्स लेता हूँ, बॉक्स स्लाइड कर रहा है मान लो, सिमिलर कंडीशन हो जाएगी हमारी बॉल पे भी। यस सर। यस सर। ठीक है, ये बॉक्स है। बॉक्स मैंने क्या किया, एक टेबल के ऊपर ऐसे स्लाइड किया, बहुत बड़ी टेबल थी, और थोड़ा सा आगे जाके धीमे, पहले धीमे हुआ फिर जाके, तो आप देखोगे जब वो स्लाइड कर रहा है तो आप देखोगे टेबल के और इस बॉक्स के बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ये ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक फिसल के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस सर। तो इन जब एक दूसरे के दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जब रिलेटिव मोशन होता है तो उनके बीच में, जैसे मोशन इस डायरेक्शन में थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अब ये रुका क्यों था, क्योंकि इसके अंदर पहले तो मैंने एक साथ में फोर्स लगा के छोड़ दिया, फिर वो मोशन में था, तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली उसकी मोशन मान लो इस डायरेक्शन चले, उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से बॉल आपकी क्या हुई थी, स्लो डाउन हुई थी और एक टाइम पे आके रुक गई। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अब फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, क्या हुआ? तो फिर से बताओ एक बार। हाँ, जैसे कोई बॉक्स है, बॉक्स आपके किसी टेबल पर रखा हुआ है, अभी यहाँ पे टेबल पर रखा हुआ है, मान लो बहुत बड़ी टेबल है, मैंने बॉक्स को थोड़ा सा धक्का मार दिया, तो क्या टेबल आपकी मूव कर रही है क्या? नो सर। टेबल तो टेबल तो रेस्ट पे, टेबल मूव नहीं कर रही, उसके ऊपर ब्लॉक मूव कर रहा है। और जब दो सरफेसेस के बीच में आपकी रिलेटिव मोशन होती है तो उन दो सरफेसेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसकी मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। जैसे अगर आपसे दूर जा रही है अगर टेबल, वो सॉरी ब्लॉक आपसे अगर दूर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स चाहेगा उसके अपोज करना, वो चाहेगा कि इस बॉल आपकी या बॉक्स आपका जल्दी से जल्दी रेस्ट में आ जाए, यानी कि उसकी मोशन के जस्ट अपोजिट काम करे। समझ में आई मेरी बात? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज और, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। एफ आर क्या होता है, म्यू इंटू एन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, आपको याद है? आपको याद है, अगर इस बॉक्स का वेट मान लो 10 kg है, 10 न्यूटन है, सॉरी 10 न्यूटन, क्या इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन ही लगेगा? यस सर। यस सर। लगेगा कि नहीं? ये क्या था आपका, एन था, ये एन नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना ज्यादा नॉर्मल वेट किसी ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन। इसीलिए आप देखोगे व्हेन यू नीड टू पुश अ हैवी बॉक्स मच हार्डर देन लाइटर बॉक्स, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है उसको धकेलने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो अगर कोई छोटा बॉक्स रखा हुआ है उसको धकेलने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है पता है? क्यों होता है? सर जो हैवी बॉक्स है, जो हैवी बॉक्स है, क्या उसका नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा? यस सर। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा तो क्या उस बॉक्स के और ग्राउंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा? यस सर। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो हमें उसको धकेलने के लिए क्या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? यस सर। सिमिलरली अगर हमारा लाइटर मतलब कम वेट का बॉक्स होगा तो क्या उसमें नॉर्मल रिएक्शन कम लगेगा? यस सर। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन कम लगेगा तो क्या हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा? यस सर। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अगर कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो हमें कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमेशा हमारे अप्लाइड फोर्स का अपोज करता है। हम इस बॉक्स को मान लो इधर धकेलना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा।
Yes, sir. ये क्या है हमारा एप्लाइड फोर्स। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. तो फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो, यू स्लिप व्हेन यू स्टेप ऑन बनाना पील बट यू डू नॉट स्लिप अदरवाइज। जैसे ही आपका पैर केले की छिलके पे पड़ता है आप फिसल जाते हो, क्यों बताओ यार। अब अगर आपके सामने कोई फिसले तो आप उसको रीजन दे सकते हो, भाई तो इसलिए फिसला है, बताओ। अच्छा एक बात, पहले मैं एक बात बताता हूँ। कोई एक ईटा लिया आपने, कोई एक ईंट ली, उसको आप रस्सी से बांधो। पहले आप रोड पे खींचो उसको पटक के, जमीन पे पकड़ डाल के उसको आप रस्सी से खींच रहे हो रोड पे, तब आप देखोगे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। उसी ईंट को आप घर में लेके आए, अपने घर के टाइल्स पे देख रहे हो, टाइल्स पे या पत्थर पे जो भी आपके घर में बिछा हुआ है, उसके ऊपर उसी ईंट को आराम से रखना है, वरना मम्मी बहुत मारेंगी अगर टाइल चटक गया तो, ठीक है। Yes, sir. उसी ईंट को अपने घर में रखोगे तो आप देखोगे कि रोड पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था उसी ईंट को खींचने के लिए, और जब आप उसको घर में लेके आए तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उसी ईंट को खींचने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट आप कर, घर में कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। क्यों पता है क्यों? क्योंकि घर के टाइल का जो सरफेस है वो चिकना है, समझ Yes, रहे हो? sir. क्योंकि वो सरफेस Yes, चिकना sir. है, चिकना सरफेस है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है इसलिए आपको उसको मूव कराने के लिए अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ता है। समझ में आई बात? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब आता है केले के साथ में। जैसे ही अगर आप नॉर्मल किसी भी रास्ते पे चल रहे हो तो आप क्या रोड खुरदरी होती है? Yes, sir. रोड खुरदरी होती है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स होता है अच्छा खासा। अब जैसे ही आप केले के छिलके पे जैसे ही आपका पैर पड़ता है तो केले के छिलके के नीचे क्या होता है, क्या वो होता है थोड़ा सा मतलब बोलते हैं, क्या बोले इसको, चिकना टाइप होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. वो चिकना टाइप जो होता है क्या वो सरफेस को स्मूथ बना देता है? Yes. वहां पे क्या होता है, उस केले की छिलका जहां पड़ेगा उस सरफेस को स्मूथ बना देगा, और जैसे ही आप पैर रखोगे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कम। फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा तो आपका क्या होगा, पैर फिसल जाएगा और आप गिर जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. Yes, अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट, यू नीड टू अप्लाई फोर्स व्हाइल पेडलिंग अ साइकिल and slow down it whenever you need apply the brake। जब आप साइकिल चला रहे हो उस टाइम पे आपको पेडल मारना पड़ता है, और जब भी आप रोकना चाहो उस साइकिल को तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें भी फ्रिक्शन का रोल है। जब आप साइकिल चला रहे हो तो क्या आपके पहिया रोल कर रहा है किसी सरफेस पे, क्या पहिए के और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? Yes. लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes. क्या वो Yes. फ्रिक्शन फोर्स आपकी साइकिल की मोशन के अपोजिट लगेगा? Yes, sir. क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट रहता है, अपोजिट फोर्स लगेगा। क्या उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए साइकिल हमेशा चलती रहे तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पेडल्स पे? Yes, sir. इसीलिए आपको जब साइकिल चलाते हैं आपको पेडल मारते रहना पड़ता है, और अगर आपको रोकना है तो क्या करते हो, रोकना है तो आप ब्रेक लगा देते हो, आप फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हो खुद से। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, साइकिल रुक जाती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं मेनली फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। जैसा कि मैंने अभी तक बताया आपको कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो हमेशा दो सरफेसेस के बीच की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन किसे बोलते हैं? रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं? जैसे कि
मैंने एक अपने हाथ को कांस्टेंट रखा, दूसरे हाथ को मूव कर रहा हूँ, क्या ये रिलेटिव मोशन है? यस सर। हाँ, ये रिलेटिव मोशन है। और दोनों हाथों को ऐसे मूव करा रहा हूँ ऊपर नीचे, तो क्या ये रिलेटिव मोशन है? हाँ, ये भी रिलेटिव मोशन है। तो आप देखोगे अगर आप हाथों को एक दूसरे पर रगड़ रहे हो, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। देख पा रहे हो आप? मोबाइल को नीचे रख के देख यस लो, सर। हो रहे हैं गर्म। यस सर। यस सर। और जितना ज्यादा ताकत लगा के एक दूसरे हाथ को ऐसे तेजी से खींच के, अगर देखो दोनों हाथों से एक दूसरे पे वो लगाओ, फोर्स लगाओ और तब घिसो, तो देखो जल्दी गर्म हो जाएंगे, 2-3 बार में ही गर्म हो जाएंगे। देखो यस हो रहा है कि नहीं? Yes, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? Yes, एक sir. हाथ से दूसरे हाथ पे अगर आप फोर्स लगाओगे, क्या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी? Yes, क्या yes, sir. नॉर्मल, अगर Yes, नॉर्मल sir. रिएक्शन बढ़ेगी तो क्या फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा? Yes, यस sir. सर। और ये जो हीट जनरेट होती है आपके हाथों के बीच में, ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण होती है। अब अगर आगे से क्या करना है, अगर आपको जल्दी गर्मी, ठंडियों के टाइम पे आपके हिमाचल में सर्दियां बहुत रहती है, अगर आपको जल्दी से हाथ गर्म करने, तो क्या करोगे, जल्दी से हाथों को एक दूसरे की तरफ दबाओगे, तब घिसोगे। तो आप देखोगे 1-2 बार में इतना गर्म हो जाएंगे हाथ, बहुत ज्यादा। और वैसे आप नॉर्मली ऐसे घुमाते रहो तो बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में। लेकिन आप एक दूसरे हाथों के एक दूसरे को प्रेस करोगे दबा के, तब आप देखोगे 2-3 बार में हाथ इतने गर्म हो जाएंगे, आपको हटाना पड़ेगा दूर एक दूसरे से। साइंस का इंपोर्टेंस समझ में आया? Yes, यस sir. सर। देखा Yes, sir. कितनी ब्यूटीफुल है Yes, फिजिक्स, sir. कितनी इजी है, कितनी इजी है फिजिक्स, कि बहुत इजी है भाई। अब देखोगे, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव और ट्राई टू मूव। या तो मूव कर रहा हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये कोई बॉक्स है, इसको कोई चूहा धकेल रहा है, तो ये छोटू सा चूहा है, ये कोई चूहा है, इसको धकेल रहा है, क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? Yes, बताओ। sir. हाँ Yes, sir. लगेगा, चाहे Yes, ये sir. मूव करे या ना करे। अगर इसको कोई मूव कराने की कोशिश भी कर रहा है ना, तब भी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा मोशन में हो ऑब्जेक्ट तभी फ्रिक्शन फोर्स लगे। फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस रिलेटिव मोशन में हो या फिर रिलेटिव मोशन में आने की कोशिश कर रहे हो, तब भी आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस किस पे करता है? नेचर ऑफ द सरफेस पे। क्या आपको याद है, मैंने अभी बताया था, आप उस ईंट को रोड पे खींच रहे थे तो ज्यादा फोर्स लग रहा था, उसी ईंट को अगर आपने घर में लाके खींचोगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। यस सर। तो क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि आप जब घर में थे तो फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा था, तो आप रोड पे तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा था। तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है? यस सर। यस सर। Yes, सरफेस पे sir. डिपेंड करता है। दूसरा, फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट आर प्रेस्ड टुगेदर, जैसा मैंने हाथों के बारे में बताया अभी Yes, बताया, sir. एक दूसरे को अगर ज्यादा तेजी से प्रेस करोगे तो क्या फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बीच में ज्यादा लगेगा? यस सर। ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगा, इसीलिए तो जल्दी गर्म होंगे वो दोनों हाथ। Yes, sir. यस सर। तो आपको ये समझ में आई फ्रिक्शन फोर्स के कारण समझ में आए? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब हम Yes. देखने वाले हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। भाई कॉज क्या क्या होते हैं? तो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities between two surface are in contact। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपका हाथ परफेक्टली स्मूथ है? नो सर। नहीं, Yes, sir. परफेक्टली स्मूथ नहीं है, परफेक्टली स्मूथ नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे, एक्चुअली में होता क्या है, देखो ऐसी कंडीशन होती है, जब आप ब्लॉक को किसी को अपने टाइल पे भी खिंचाओगे ना, देखो इसको जूम करके देखो, ऐसे इरेगुलरिटीज होती है। देख रहे हो आप? ये इरेगुलरिटी फंसी हुई है एक दूसरे में, एक दूसरे में फंसी हुई है। यस जब आप खिसका रहे हो ना, तो एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रही है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसको इसको हम बोलते हैं क्या? इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities between two surfaces। जैसे आपने अपने
बुक को, किसी एक बुक को, मान लो फिजिक्स की बुक है, आप केमिस्ट्री की बुक के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, आप ऐसे खींच रहे हो ना दोनों बुकों को, तो उसके उन दोनों के बीच में भी यही कंडीशन हो रही है, यही कंडीशन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग की वजह से फोर्स लग रहा है। इंटरलॉकिंग की वजह से ही आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। यस सर। स्मूथ Yes. surfaces also have minute irregularities between two surfaces। आपको लग रहा होगा आपके घर का टाइल बहुत ज्यादा स्मूथ है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें भी कुछ ऐसे गड्ढे गड्ढे दिखेंगे, ऐसे जिसमें इसमें। क्या दोनों सरफेसेस के बीच में गड्ढे होंगे? भाई जो बॉक्स आप रख रहे हो उसमें भी तो कुछ गड्ढे होंगे। यस सर। यस सर। तो दोनों के Yes, गड्ढे sir. क्या करते हैं, दोनों के गड्ढे ऐसे करके मिल जाते, दिख रहे हैं आपको, आप दिख रहे हैं मेरे, यस Yes, सर। sir. यस ऐसे करके मिल sir. जाते हैं, और जैसे ही मूव करते हैं तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, और जैसे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब जाके ये टूट जाते हैं, या तो टूट जाते हैं या फिर आगे एक दूसरे को पास कर जाते हैं। तो ये दोनों गड्ढे ही एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। तो Yes, क्या मैं sir. ये बोल सकता हूं कि जो सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा उतना ही वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा? यस Yes, sir. बोल सकते हो ना? जैसा कि मैंने ईंट के केस में बताया, ईटा के केस में जो आप जब आप उसको रोड पे रखे थे, रोड के अंदर गड्ढे ज्यादा हैं, सरफेस रफ है रोड का, यस सर। रोड आप खींच रहे थे उसी ईटा को तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा था, इसका मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स रोड और ईंट के बीच में ज्यादा लग रहा था। उसी ईंट को जब आप अपने घर में लेके आए, घर का सरफेस आपका रोड के कंपैरिजन में स्मूथ था, तो वहां पे कम फोर्स लग रहा था, इसका मतलब आपके घर के सरफेस में और ईंट के बीच में कम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यस सर। समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, कैन फ्रिक्शन कॉज मोशन? क्या फ्रिक्शन के कारण मोशन हो सकता है? फ्रिक्शन, अच्छा अभी तक Yes, हमने sir. सुना है कि फ्रिक्शन के कारण Yes. मोशन, फ्रिक्शन तो मोशन को रोकता है ना, यस फ्रिक्शन सर। रोकता है, क्या फ्रिक्शन से मोशन भी हो सकता है? हाँ हो सकता यस है, सर। बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो Yes, सकता है sir. बताओगे क्या? सर जब हम हाथ को रब करेंगे तो वो आगे पीछे होएगा तो उसमें मोशन होगा। नहीं 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 बेटा, वो तो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, इस वजह से हो रहा है, वो तो हम फोर्स लगा रहे हैं इसीलिए हो रहा है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, कोई सरफेस रोल करता है, तो देखो इसकी वजह से क्या होता है, इस पे फोर्स लगता है कुछ, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। रोलिंग में हमेशा मोशन का कारण होता है फ्रिक्शन। कंसीडर अ रोलिंग मोशन ऑफ अ व्हील, हियर इफ नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस द व्हील विल सिंपली स्लाइड ओवर द सरफेस। आपने देखा होगा जब अगर सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है तो आपका पहिया उसी जगह पे रोटेट करता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है उस पर, तब जाके आगे। रोलिंग में क्या होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपका मूव कर। अच्छा चल किस वजह से पाते हो, जब आप चलते हो आप फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल पाते हो। अगर आपका सरफेस नीचे वाला बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया जाए ना, तो आप कैसे फिसलोगे, जैसे कि केले के छिलके से फिसले थे। Yes, ये sir. कौन है, ये कौन था अभी हैंड रेज डाउन रेज डाउन कर रहा था? कोई था जो, साहिल, सोनाली, कोई था ना अभी हैंड रेज डाउन ऐसे कर रहा था अभी। बेटा डिस्टर्ब मत करो यार क्लास में। सर समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? अच्छा ये नहीं आया समझ, ठीक है। देखो जो स्लाइडिंग, ये जो व्हील होता है, व्हील अगर मान के चलो व्हील के नीचे जो वाला जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया जाए, बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया जाए। अच्छा आपने देखा होगा, चलो मैं आपको आप ही का एग्जांपल बताता हूँ। आप बाइक स्कूटी को लेके जाओ बारिश के टाइम पे कच्चे रास्ते में, स्कूटी को लेके कच्चे रास्ते में जाओ, तो क्या स्कूटी का पहिया फिसलता है? Yes, फिसलता है sir. नहीं? स्कूटी का पहिया बेटा बहुत जल्दी फिसलता है, फिसलता टायर। स्कूटी का पहिया बहुत जल्दी फिसलता है।
और क्यों फिसलता है? क्योंकि आपका जो ग्राउंड बारिश के टाइम पे ग्राउंड हो जाती है स्मूथ हो जाती है, जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स पहिए पे कम लग पाता है, उसी वजह से आपका स्कूटी का टायर फिसल जाता है। कभी कभी बाइक भी फिसल जाती है। तो जो आपको उस व्हील को रोटेट होने के लिए, ग्राउंड पे रोटेट होने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये उसका डायग्राम है, ये उसका डायग्राम है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइम क्या हो गया? 7 हो गए, 1 मिनट था। बेटा टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम करेंगे कल, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को सारी चीजें एक ही साथ करनी होंगी, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? यस यहाँ से हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आई थिंक नेक्स्ट बुधवार को, है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ तक हो गया है हमारा डन, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग, क्योंकि ये टॉपिक। बाय। और एक चीज और, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ये सारा रिवाइज करके आओगे, मैं नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है? यस सर। यस सर। यस ओके सर। देन, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Good night. बाय सर। बाय गुड नाइट। बाय, वेरी गुड नाइट नाइट, सर। वेरी गुड नाइट।